नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। स्पेशल शो की करने जा रहे हैं शुरुआत। पूरी दुनिया में सोना खरीदने को सबसे सुरक्षित निवेश कहा जाता है, इसलिए युद्ध और तनाव के समय सोने की खरीद बढ़ जाती है, सोने के दाम बढ़ जाते हैं। ये निवेश का सामान्य नियम है। लेकिन ईरान युद्ध से पैदा हुए संकट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से अपील की कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए, क्योंकि अभी डॉलर बचाना ज्यादा जरूरी है। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि जब आरबीआई के पास इतना सोना है कि 1 साल तक भारत की डिमांड पूरी हो सकती है, तो फिर डॉलर बचाने के लिए सोना खरीदने से बचने की सलाह क्यों दी जा रही है? संकट के समय सोने की माया के पीछे भागना कितना खतरनाक है? गोल्ड और डॉलर की कीमतों में उछाल को करेंसी वॉर क्यों कहा जा रहा है? ऐसे ही सवालों का जवाब हमारी इस टेली सीरीज स्वर्ण मृग में, द येलो वार्निंग, जिसके पहले एपिसोड में देखिए संकट, सेफ बिकम्स स्कैरी। दस मई 2026 दोहा से 43 किलोमीटर दूर फारस की खाड़ी। 10 मई 2026 सिकंदराबाद, हैदराबाद, तेलंगाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दिन सिकंदराबाद की रैली में इसी संकट से निपटने का तरीका समझाया। उन्होंने देश की खातिर देश के लोगों से अपील की कि जहां से भी डॉलर बचा सकते हो बचा लो। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। डॉलर बचाने के लिए सोना खरीदने से दूरी बनाने की सलाह देश के लोगों को पहली बार नहीं दी गई। भारत के लोग 1 साल तक सोना खरीदना बंद कर दें तो क्या होगा? इसका फॉर्मूला यूपीए की सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम ने भी समझाया था। 13 जून 2013, नई दिल्ली। अमेरिकी डॉलर उस वक्त दहाड़ रहा था। अमेरिका ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी, इसलिए विदेशी निवेशक भारत से पूंजी निकाल रहे थे। रुपए की हालत खस्ता थी। विदेशी मुद्रा भंडार बचाने की मजबूरी में तब वित्त मंत्री चिदंबरम ने भी यही कहा था कि 1 साल के लिए सोना खरीदना बंद कर दो। Suppose we stop gold imports, not stop in the government stopping it. Suppose the people of India don't demand gold and we don't have to import gold for 1 year. Just imagine, for 1 year, the whole situation will so dramatically change. People who want to buy gold must realize that every ounce of gold is imported. Every ounce. No gold is manufactured in India. You pay rupees. We have to provide the dollars. You think you're buying gold in rupees, but actually you're buying gold in dollars. I would once again appeal to everyone. Please resist the temptation to buy gold. संकट के समय सोने की चमक में फंसने पर संकट और गंभीर हो जाता है। ये बात भारत में सदियों से लोगों को पता है। रामायण की ये कहानी तो सबको पता ही है कि 14 साल के वनवास की विपत्ति राम और सीता के लिए महासंकट तभी बनी जब कहानी में स्वर्ण मृग का प्रवेश हुआ। ईरान युद्ध से पैदा हुई आफत और न बढ़े, इसलिए सरकार चाहती है कि लोग सोने के मोह से बचें। हमेशा के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ संकट खत्म होने तक सोने की खरीदारी ना करें। आम लोगों के लिए ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देश में शादियों का सीजन चल रहा है और शादियों में सोने के गहनों के बिना बहन बेटी की विदाई की कल्पना भी नहीं की जाती। भारत में सोने की खरीद का मतलब ही होता है गहने खरीदना। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट बताती है
कि भारत में हर साल 800 से 900 टन सोने की खपत होती है, जिसमें 75% सोना गहने और जेवरात में ही इस्तेमाल होता है। भारत की जीडीपी में रत्न और जेवरात उद्योग की हिस्सेदारी लगभग 7% है। करीब 3 लाख छोटी बड़ी दुकानों और कारखानों में हीरे जवाहरात तराशने और गहने बनाने बेचने का कारोबार होता है, जिसमें 50 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसे में यह सवाल ज्वेलरी कारोबार से जुड़े लोगों को परेशान कर रहा है कि अगर आम लोग 1 साल तक सोना नहीं खरीदेंगे तो काम कैसे चलेगा, शादी ब्याह की रस्में कैसे पूरी होंगी। हालांकि इस संकट से निपटने का रास्ता भी सबको पता है कि नया सोना खरीदने के बजाय घर में रखे पुराने गहनों से ही काम चलाया जा सकता है। तो उन्होंने ऐलान किया है, कुछ सोच समझ के किया होगा, लेकिन जिसके भी घर पर शादी ब्याह होगी, कुछ हमारे ट्रेडिशनल है, जैसे मंगलसूत्र पहना जाता है, कुछ रस्म होती है जिसमें बेटियों को विदाई के समय दिया जाता है, तो वो भी पूरी करेंगे। उनके घर पे जो सोना होगा वो निकालेंगे, जूना सोने से नया बना सकते हैं, और प्लस जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी लेंगे। सोने को कॉस्मिक मेटल यानी ब्रह्मांड की धातु कहा जाता है और धरती पर सोना किसी धूमकेतु के साथ आया था, इसलिए सोने की मात्रा सीमित है। इसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती, इसलिए सोने की डिमांड बहुत है। पूरी दुनिया में 44% सोना जेवर बनाने में इस्तेमाल होता है। सोने का 7 से 10% हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक सामान, दवाइयाँ और मेडिकल उपकरण बनाने में भी खर्च होता है। बाकी का सोना निवेशकों और सरकारी बैंकों की तिजोरियों में है। सरकारें अपना काम चलाने के लिए डॉलर का रिजर्व भी रखती हैं। फिर सोने का भंडार रखने की जरूरत क्यों? इसी पर देखिए स्वर्णमृग का ये एपिसोड, रणनीति, मेटल मेक्स माइट। Advisory Council to the Prime Minister taking to X said that India will now hold most of its gold in its vaults. He further said that most countries keep their gold in the vaults of the Bank of England or some such location. रिजर्व बैंक जो सोना वापस ले आया था वो भारत सरकार ने खरीदा था। कई दशक तक ये सोना लंदन के बैंक ऑफ इंग्लैंड की तिजोरी में रखा था, जिसे भारत लाने का फैसला किया गया। लोगों की दिलचस्पी ये जानने में थी कि आरबीआई इतना सोना कहां रखेगा, इसलिए आरबीआई ने देश की जनता को अपनी खुफिया तिजोरी की झलक दिखाने का फैसला किया। This is the first time we are opening up the gold vault visually to the country. Each of these gold bars weigh 12.5 kgs. It's quite heavy. The total stock of gold we have is about 870 tons. This is just a small fraction of that. सरकार की तिजोरी में 870 टन सोना, यानी साल भर तक भारत में सोने की जितनी डिमांड होती है उतना रिजर्व स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। फिर मार्केट में अपना सोना उतारने के बजाय सरकार ये क्यों कह रही है कि लोग 1 साल तक सोना ना खरीदें? सरकार को इतना सोना अपनी तिजोरी में क्यों रखना होता है, ये समझने के लिए एक पुरानी कहानी याद कीजिए। 11 नवंबर 1990, नई दिल्ली। चंद्रशेखर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत में राजनीतिक उथल पुथल का दौर था। वीपी सिंह की सरकार जा चुकी थी और कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर सत्ता में आए। उस वक्त पश्चिम एशिया में युद्ध की आग भड़की हुई थी। कुवैत को इराक के हमले से बचाने के लिए अमेरिका की जंग की वजह से तेल के दाम बढ़ गए थे और डॉलर भी रुपए के मुकाबले महंगा होता जा रहा था। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के शपथ ग्रहण के 2 महीने बाद ही देश के लिए डरावनी और शर्मनाक खबर सामने आई। खबर ये थी कि आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ 120 करोड़ डॉलर ही बचा है। सीधा सा मतलब था कि 3 हफ्ते बाद भारत के पास इंपोर्ट बिल चुकाने के लिए डॉलर नहीं बचेगा और सरकार दिवालिया हो जाएगी। भारत सरकार ने आईएमएफ से मदद मांगी, लेकिन आईएमएफ को गारंटी चाहिए थी कि भारत सरकार लोन के बदले क्या गिरवी रखेगी। जनवरी 1991, मुंबई।
भारत का खजाना खाली था और किसी को पता नहीं था कि आर्थिक संकट से निपटने के लिए सरकार क्या करने वाली है। इसी घटना के बाद आम लोगों को पहली बार मालूम हुआ कि देश को दिवालिया होने से बचाने के लिए आरबीआई के पास दो चीजों का रिजर्व स्टॉक होना बहुत जरूरी है। पहला, विदेशी मुद्रा भंडार यानी डॉलर, और दूसरा सोना, क्योंकि डॉलर अगर खत्म हो गया तो फिर देश की अर्थव्यवस्था और इज्जत बचाने के लिए सोना ही काम आता है। उन्नीस के बाद भारत की आर्थिक नीतियां बदल गई और फिर कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि कर्ज लेने के लिए सरकार को सोना गिरवी रखना पड़े। सरकार को सोने के रणनीतिक महत्व का अंदाजा भी अच्छी तरह हो गया था, लिहाजा सरकार ने सोने का रिजर्व भंडार बढ़ाना शुरू किया। 1990 के दशक में भारत के पास 350 से 400 टन गोल्ड रिजर्व हुआ करता था। फिर जैसे जैसे आर्थिक हालत मजबूत होती गई, आरबीआई ने सोने का स्टॉक बढ़ाया और अब लगभग 880 टन सोना आरबीआई के पास है। ये सिर्फ चमकीली पीली धातु नहीं है, बल्कि देश की साख और सम्मान के लिए आरबीआई की गारंटी भी है। सरकार के पास 11 महीने तक इंपोर्ट बिल चुकाने के लिए डॉलर और सोना दोनों मौजूद है। ईरान संकट कितना लंबा चलेगा ये कोई नहीं जानता। बुरे वक्त के लिए डॉलर बचाना जरूरी है। अगर डॉलर का बड़ा हिस्सा सोना खरीदने में खर्च होगा तो तेल, गैस, खाद, दवाई, मेडिकल उपकरण जैसे जरूरी सामान इंपोर्ट करना मुश्किल और महंगा हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सोना खरीदने के बजाय डॉलर बचाने की अपील इसीलिए की है ताकि ईरान युद्ध से पैदा हुए वैश्विक संकट का झटका झेला जा सके। We should prepare for paranoia before the event, and we must hope that tough times do not come or remain, but we must prepare for the worst. We have not seen the impact in the last 2 months of the Middle East war in terms of energy price transmission. It's coming, and it's coming big, and the consumers have not felt the pressure at all. And think about a consumer with limited income having to spend more directly on fuel and indirectly on other items for fuel, or dependent on fuel. The shock is coming. We have old inventory. दुनिया के हर देश की अपनी करेंसी है, लेकिन 50% ग्लोबल कारोबार अमेरिकी डॉलर में ही होता है। ईरान युद्ध की वजह से तेल के दाम बढ़े, डॉलर की डिमांड भी बढ़ गई। डिमांड बढ़ी तो डॉलर महंगा हो गया। डॉलर का दबदबा कायम करने में भी सोने की बड़ी भूमिका रही है और डॉलर और गोल्ड का कनेक्शन भी पहले विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ। लंदन में गोल्ड रेट की फिक्सिंग शुरू हुई और उसी दौरान अमेरिका ने डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से जोड़ दिया। क्या था पूरा खेल? देखिए स्वर्णमृग का ये एपिसोड, गोल्ड वॉर, फियर टर्न्स फॉर्च्यून। सोने का और चांदी का भाव का मार्जिन बहुत ज़्यादा है। चांदी मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 3 लाख, 3.5 लाख का भाव यहाँ से जाने की संभावना है। अमेरिका सबसे ज़्यादा चांदी बाइंग कर रही है और उसके बाद इंडिया भी बाइंग कर रही है सेकंड नंबर पर। चांदी में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा है। अभी सोने और चांदी के बाजार में ये कोहराम जनवरी 2026 के दूसरे हफ्ते में शुरू हुआ। उस वक्त ईरान युद्ध की भूमिका तैयार होने लगी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धमकी देकर ईरान को परमाणु डील के लिए राजी करना चाहते थे। ऐसे में सोने चांदी के दाम आसमान की ओर बढ़े तो ये सोचकर दिमाग हिल गया कि यूक्रेन के बाद अगर एक और वॉर फ्रंट खुला तो क्या होगा। ईरान की रूस और चीन के साथ रणनीतिक दोस्ती किसी से छिपी नहीं थी, लिहाजा बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल भी गूंजने लगा कि सोने चांदी की कीमतों में उछाल कहीं महाशक्तियों के बीच नए शीत युद्ध का संकेत तो नहीं है। इस सवाल का जन्म भी एक वॉर फ्रंट से ही हुआ। 18 अगस्त 2022 मॉस्को, रूस। 29 जुलाई 2022 गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दिन भारत के पहले बुलियन एक्सचेंज IIBS यानी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन किया।
भारत ने किसी पर आरोप नहीं लगाया, लेकिन ये जरूर साफ कर दिया कि भारत सोने का खरीदार बनने तक सीमित नहीं रहना चाहता। वो गोल्ड मार्केट में हिस्सेदार बनना चाहता है। महिलाओं के विशेष स्नेह के कारण गोल्ड हमारी समाज और सांस्कृतिक व्यवस्था का भी उतना ही अहम हिस्सा रहा है। ये एक बड़ी वजह है कि भारत आज सोने चांदी के क्षेत्र का एक बहुत बड़ा मार्केट है। भारत की पहचान एक मार्केट मेकर की भी होनी चाहिए। IIBX इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सवाल यह था कि जब गोल्ड के दाम इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड और सप्लाई के आधार पर तय होते हैं, तो फिर भारत और रूस को अपना अलग एक्सचेंज बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? इसका जवाब समझने के लिए लंदन चलना होगा, क्योंकि बीते 100 साल में गोल्ड रेट फिक्सिंग का अड्डा वही है। 5 अक्टूबर 2023, थ्रेड नीडल स्ट्रीट, लंदन। लंदन का थ्रेड नीडल स्ट्रीट ये वो इलाका है जिसे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का दिल कहा जाता है। इसी थ्रेड नीडल इलाके में 62वें नंबर की गली में LBMA यानी लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है। LBMA में 27 देशों के 88 सदस्य हैं, जो दिन में 2 बार सोने चांदी का रेट तय करते हैं। LBMA के सदस्यों में तेल कंपनियां हैं, सोने चांदी का खनन करने वाली कंपनियां हैं और सोना चांदी की ट्रेडिंग करने वाली कंपनियां भी हैं। LBMA के यही सदस्य गोल्ड स्टैंडर्ड यानी सोने का मानक तय करते हैं, सोने का रेट भी तय करते हैं और सोने की डिलीवरी भी यही करते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए सोने का स्टॉक लंदन के थ्रेड नीडल इलाके में ही बैंक ऑफ इंग्लैंड की तिजोरी में रखा जाता है। ऊपर से देखने में LBMA पूरी तरह पारदर्शी नजर आता है, लेकिन दुनिया के बहुत से देशों को शक है कि LBMA के जरिए गोल्ड और सिल्वर के रेट की फिक्सिंग होती है। यह शक इसलिए है क्योंकि LBMA की इमारत ही गोल्ड रेट फिक्सिंग की बुनियाद पर रखी गई। 12 सितंबर 1919, लंदन, समय सुबह 11 बजे। पहले विश्व युद्ध के बाद दुनिया में सोने की डिमांड बढ़ी हुई थी। उस दिन लंदन में 5 बड़े कारोबारियों ने पहली बार इंटरनेशनल मार्केट के लिए सोने का रेट तय किया। ये 5 कारोबारी थे ब्रिटेन के बड़े बैंकर NM रॉथस्चाइल्ड एंड सन्स, सोने का कारोबार करने वाली बोकाटा एंड गोल्डस्मिथ कंपनी, पिक्सले एंड एबल, ब्रिटिश बैंकर सैमुअल मोंटागू एंड कंपनी और शार्प विल्किंस। इन 5 कंपनियों के समूह को नाम दिया गया द लंदन गोल्ड फिक्स। कहने के लिए ये 5 कंपनियां प्राइवेट सेक्टर की थी, लेकिन सोने और चांदी का रेट अमेरिका और ब्रिटेन की सरकार तय करती थी। गोल्ड रेट फिक्सिंग की यह व्यवस्था दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी चलती रही। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया बदल गई। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसी संस्थाएं शुरू हुई, तो गोल्ड रेट फिक्सिंग का सिस्टम बदलने का दबाव बना। इसलिए साल 1976 में गोल्ड एक्सचेंज के लिए IMF के नियम लागू कर दिए गए। दावा किया गया कि अब सोने और चांदी का रेट तय करने में अमेरिका या ब्रिटेन की सरकार का कोई दबाव नहीं है, बल्कि दाम बाजार के हिसाब से तय हो रहे हैं। वो कोल्ड वॉर का दौर था। दुनिया 3 हिस्सों में बंटी थी। एक गुट अमेरिका का था, दूसरा सोवियत संघ का और तीसरा भारत की अगुवाई वाले देशों का, जो गुट निरपेक्ष थे। हालांकि सोने और चांदी के रेट तय करने में अमेरिका का दबाव बना रहा, क्योंकि बुलियन मार्केट के ज्यादातर सदस्य अमेरिका और उसके मित्र देशों के ही थे। साल 2007 में चीन के लेखक सोंग होंगविंग ने एक किताब लिखी जिसका टाइटल था करेंसी वॉर्स। सोंग का दावा था कि बीते 100 साल में अमेरिका ने इंटरनेशनल बैंकर्स की मदद से पिछड़े और विकासशील देशों को डॉलर के जाल में फंसाया। बैंकों ने देशों को डॉलर में कर्ज दिए, इसलिए डॉलर में कारोबार करना ज्यादातर देशों की मजबूरी बन गया। दूसरे देशों की करेंसी को अमेरिका ने पलीता लगा दिया।
साल 1992 में अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस ने एक दिन में ब्रिटेन की करेंसी को 15% गिरा दिया था और गोल्ड की गारंटी देकर डॉलर के दबदबे के पीछे की कहानी है क्या। देखिए स्वर्ण मृग का ये एपिसोड, पावर गेम, करेंसी वर्सेस कमोडिटी। 5 अप्रैल 1933, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। अमेरिका के लिए वो आपदा में अवसर का दिन था। पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की शिकार थी, जो मार्च 1929 में अमेरिका से ही शुरू हुई थी। शेयर बाजार बेहाल थे, महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही थी। डॉलर समेत दुनिया की हर करेंसी डावाडोल थी। इसी बीच एशिया और यूरोप में महायुद्ध की आहट भी हो चुकी थी। साल 1931 में इंपीरियल जापान ने चीन पर हमला कर दिया था। इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी और जर्मनी के चांसलर एडोल्फ हिटलर के तेवर भी खतरनाक थे। ऐसे में उस दिन अमेरिका के नए राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक फरमान जारी किया। साल 1933 के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नंबर 6102 के जरिए अमेरिका में आम लोगों के लिए सोना खरीदने पर पाबंदी लगा दी गई। उस वक्त पूरी दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड लागू था, जिसे अमेरिका और ब्रिटेन ने ही शुरू किया था। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब था कि डॉलर की कीमत सोने से तय हो रही थी। अमेरिका के बैंकों में कोई भी आदमी डॉलर जमा करके उसकी कीमत के बराबर सोना ले सकता था। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने वो सिस्टम बंद कर दिया। ब्रिटेन समेत यूरोप के कई देश पहले ही ये फरमान जारी कर चुके थे, क्योंकि मंदी में लोग अपनी करेंसी को सोने में बदलने लगे थे और सरकारी बैंकों में सोना कम होता जा रहा था। अमेरिका में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 1934 में एक कानून पास कराया, जिसे गोल्ड रिजर्व एक्ट कहा जाता है। इस कानून के तहत अमेरिका के सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम यानी फेडरल रिजर्व को अपने सोने का भंडार और गोल्ड बॉन्ड सरेंडर करना पड़ा। अमेरिका में सारा सोना वित्त मंत्रालय के पास जमा हो गया। इस कानून के लागू होने से पहले अमेरिका में एक ऑन्स यानी 31.1035 ग्राम सोने का रेट $20.67 पर फिक्स था। रूजवेल्ट ने सोने का भंडार बढ़ाने के लिए गोल्ड रिजर्व एक्ट में सोने का दाम $35 प्रति ऑन्स कर दिया। सोने का दाम बढ़ाने का असर यह हुआ कि साल 1930 में अमेरिका का गोल्ड रिजर्व 6,358 टन था, जो 1940 आते आते 3 गुना बढ़ गया। अमेरिका के सरकारी खजाने में 19,543 टन सोना था। तब तक दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और तभी इस सवाल का जवाब भी मिला कि अमेरिका इतना सोना क्यों इकट्ठा कर रहा है। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में अमेरिका दूर से तमाशा देख रहा था और ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों को हथियार बेच रहा था। हथियारों की कीमत भी सोने में ही वसूली जा रही थी। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अमेरिका को आर्सेनल ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का शस्त्रागार घोषित कर दिया था। 29 दिसंबर 1940, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका दुनिया का सुपर पावर बन चुका था, सिर्फ हथियारों की ताकत के दम पर नहीं, बल्कि सोने के दम पर। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दुनिया के स्वर्ण भंडार का 70% हिस्सा अकेले अमेरिका के पास था। सोना जुटाओ, हथियार बनाओ और दुनिया पर राज करो। यह फॉर्मूला अमेरिका को पहले विश्व युद्ध में ही समझ में आ गया था। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद साल 1971 तक अमेरिका ने अपना गोल्ड स्टैंडर्ड लागू रखा। सोने का रेट फिक्स था, जिसे राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने खत्म कर दिया। यह फैसला भी अमेरिका ने अपने स्वार्थ और डॉलर का दबदबा कायम रखने के लिए ही किया था, क्योंकि जापान और जर्मनी जैसे देश डॉलर के बदले सोना खरीद रहे थे और अमेरिका के खजाने से सोना गायब होता जा रहा था। गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म करने के बाद भी स्वर्ण युद्ध में अमेरिका ही हावी रहा।
आज की तारीख में भी दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार अमेरिका के पास ही है। सोना ही सुपर पावर बनाता है, ये रास्ता अमेरिका ने दिखाया था और वही गोल्ड पावर अमेरिका के दो दुश्मन रूस और चीन का भी रणनीतिक हथियार बन चुका है। 15 मार्च 2018, याकुतिया, साइबेरिया, रूस। याकुतिया एयरपोर्ट से उस दिन एक बड़े कार्गो विमान ने उड़ान भरी। ये निम्बस एयरलाइंस का AN-12 कार्गो विमान था। टेक ऑफ करते ही विमान का पिछला दरवाजा खुल गया और उससे सोने और चांदी की ईंटों की बारिश होने लगी। विमान से गिरे सोने की सिल्लियों का वजन लगभग 3.5 टन था। इसी के बाद पश्चिमी देशों में खलबली मची कि रूस इतना सोना क्यों खरीद रहा है। हिसाब लगाया गया तो मालूम हुआ कि बीते एक दशक में रूस का स्वर्ण भंडार 2300 टन से ज्यादा हो चुका है। उसी समय विशेषज्ञों ने आगाह किया था कि सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि चीन भी सोना खरीद रहा है। ये अमेरिकी डॉलर से ब्लैकमेलिंग से बचने की तैयारी थी। सोने के दाम जब स्थिर होते हैं तब दुनिया के तमाम सेंट्रल बैंक अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाने के लिए सोना खरीदते हैं। सोना असल में ऐसी ग्लोबल करेंसी है जो डॉलर की तरह कच्चा नहीं देती।